नमस्कार सभी को। जैसा कि ये आप लोग का प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा था और प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग का बहुत सारा टॉपिक जैसे कि आपको सिंथेसिस हो गया था, रिस्पायरेशन हो गया था, साथ ही साथ ये आपका जितने भी तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, टर्जर प्रेशर होता है, वो सब हम लोगों ने सीख लिया था। स्टोमाटा कब ओपन होगा, कब नहीं होगा, दिन के समय क्यों होता, रात के समय क्यों होता है, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का एक नया टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में ही, वो है आपका प्लांट हार्मोन। और यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके बाद आपका एक क्लास और होगा, जिसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो होगा आपका एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, और वो आपको लगभग 7 क्लासेस होना है, 7 से 8 क्लास, उसमें आपका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। हालांकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बचा हुआ था। फिर देखते हैं कि आपका क्या क्या बचा हुआ है, उसके हिसाब से करवाया जाएगा, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट आ चुका है जो कि जुलाई के लास्ट मंथ में होना है। तो चलिए आज का टॉपिक का शुरुआत करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स। तो बेसिकली हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो हार्मोन्स का जो काम होता है वो उत्तेजित करने का काम होता है। क्या करता है? उत्तेजित करने का काम होता है। किस लिए? ये उत्तेजना जो होता है, ये आपका स्टिमुलेशन जो होता है वो किस लिए होता है? ठीक है, तो ये जो होता है वृद्धि के लिए, विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए? वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। तो प्लांट जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, हार्मोन्स का काफी अहम योगदान होता है हमारे वृद्धि और विकास के लंबाई को बढ़ाने के लिए, है ना? तो उस तरह से प्लांट्स में भी क्या होता है, हार्मोन्स होता है उनके वृद्धि एवं विकास के लिए। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और कोशिश करना है कि क्लासेस में ही याद कर जाने का, क्योंकि क्लास के बाद अगर वापस आपको देखना पड़ेगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो जो भी इसको याद करना, रट्टा मारना है, वो क्लास में ही कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वापस फिर देखना ना पड़े। तो टॉपिक क्या है आज का? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स। तो इसको हम जूम कर दे ताकि आप लोगों को पूरा और साफ साफ दिख पाए। ध्यान दीजिएगा अब। तो बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हो गलती से अगर ब्लू कलर में नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए आप ही चाहेंगे, बट आप लोग सुनिए। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ देखते हुए पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो फोटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये शब्द देने वाले कौन थे? कौन? तो आपको थियामेन थे, थाईमैन, थाईमैन थे। कौन थे? थाईमैन थे। याद करिएगा कौन थे? थाईमैन थे। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक बांटेंगे वृद्धि प्रेरक, यानी कि ग्रोथ, आपको ये ग्रोथ प्रमोटिंग, और एक होता है वृद्धि संबंधक, यानी कि आपका ग्रोथ इनहेबिटर। ग्रोथ इनहेबिटर, ग्रोथ इनहेबिटर। यहां पे क्या है आपका? ग्रोथ प्रमोटर। क्या है? तो आप बोलेंगे कि यहां पर ग्रोथ प्रमोटर है, प्रमोटर, और यहां पे क्या है? ग्रोथ इनहेबिटर है, इनहेबिटर। तो देखिए कितना पार्ट है बांटना है इसको। तो एक पढ़ना ऑक्सिन। याद कर लीजिए यहां से कि इनमें से कौन वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स है, आपसे पूछ सकता है। तो एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिब्रेलिन, और एक होता है साइटोकाइनिन। जबकि अगर बात करते हैं वृद्धि संबंधक का, तो ABA, अब्सेसिस, अब्सेसिक एसिड। क्या पढ़ेंगे हम? अब्सेसिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? अब्सेसिक एसिड पढ़ेंगे। तो यानी कि दो तरह का हार्मोन्स पढ़ना है, वृद्धि प्रेरक और आपका वृद्धि संबंधक के बारे में। तो वृद्धि प्रेरक के बारे में पढ़ा जाए तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। जबकि अगर वृद्धि संबंधक का पढ़ना है तो ABA, अब्सेसिक एसिड के बारे में। जबकि एक अलग से पढ़ना है इथाइलिन।
क्योंकि ये एक लौता आपका ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में रहता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है या फिर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप कहिएगा इथाइलिन। क्या कहिएगा? इथाइलिन। क्या कर रहा है कि इथाइलिन के कुछ फंक्शन प्रेरक हैं तो कुछ संबंधक हैं, या तो ये प्रेरित करेगा या संबंधित करेगा। ठीक है, नोट में, हालांकि इथाइलिन के ज्यादा फंक्शन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग है, यानी कि संबंधक वाला काम इसका ज्यादा है, ग्रोथ वाला काम कम है और संबंधक वाला काम ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियरली याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, शायद इसमें अब आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। हाँ, इसमें कुछ बेटर दिखेगा आपको, हालांकि शुरुआत यहीं से है तो आपके लिए बढ़िया है। शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से। ध्यान दीजिएगा, काफी बढ़िया से याद करिए ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, मतलब ग्रो करवाने के लिए, ग्रो करवाने वाला। इसको क्या बोलते हैं? मेन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। आखिर ऑक्सीजन है क्या? तो आप कहिए कि सर ऑक्सीजन जो है वो मेन क्या है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है। देखिए प्लांट्स के टिप पर मिलता है। कहां मिलता है ये? प्लांट्स के टिप पर, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के टिप पर मिलता है। यह चार्ल्स डार्विन के प्रयोगों से सिद्ध हुआ था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन और आपका फ्रांसिस डार्विन, दो डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि ये जो आपका ऑक्सीजन है वो प्लांट के टिप पर मिलता है। कहां पर? प्लांट्स के टिप पर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा एकदम, कहां पे? प्लांट्स के टिप पर। डार्विन ने क्या मतलब किया? तो आपका कैनेरी जो ग्रास होता है, क्या होता है? कैनेरी जो ग्रास होता है, जब ज्योग्राफी पढ़िएगा आप लोग तो उसमें कैनेरी ग्रास के बारे में पढ़ते हैं आप लोग। तो जो आपका डार्विन ने क्या किया था? कैनेरी ग्रास की, कैनेरी ग्रास की कोले कोलेप्टाइल टिप, कोलेप्टाइल टिप पर प्रकाश को डाला। वह पाया कि टिप प्रकाश की तरफ मुड़ गई, यानी कि इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। यानी कि आप सूरजमुखी को देखे होंगे, कहते हैं ना कि सूर्य जिधर जिधर जाता है वो उसका फेस घूमते जाता है। क्यों? प्रकाश जिधर से उसको मिल रहा उसका फेस उधर घूमेगा। इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो आपसे अगर कभी भी ये वर्ड सुनने को आए फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तो इसका खासियत क्या होता है? ये वैसे प्लांट को दर्शाता है जो प्रकाश के तरफ क्या होता है? मुड़ता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म याद रखिएगा। लेकिन जब टिप को हटा दिया गया और फिर से प्रकाश को डाला गया तो कोई प्रभाव नहीं देखा गया। इससे सिद्ध होता है कि कोई चीज टिप टिप पर प्रेजेंट है, जिसके कारण टिप का कर्वेचर प्रकाश की तरफ हुआ। मतलब ये क्या पाया गया? इस आप पूरी जो सुने होंगे तो आपको ये सुनने को मिला कि जब टिप जो था, टिप को प्रकाश से हटा लिया गया तो वो मुड़ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका ऑक्सीजन था टिप पर, लेकिन टिप को जैसे हटाए ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, क्लियर बात है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सिर्फ देखिए, मेन मेन पॉइंट यहां से याद कर लीजिए कि चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन के प्रयोग से सिद्ध हुआ था कि ऑक्सीजन क्या है? तो टिप पे पाया जाता है। यह है क्या? तो मेन आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन से है, यह भी याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो होता है, यह भी याद कर लीजिएगा। मेनली तो यही है आपका। और किस ग्रास से? तो कैनेरी ग्रास से। क्या चीज से? कैनेरी ग्रास पे यह सिद्ध किया गया था। 3 पॉइंट यहां से याद करना है, सबका सब नहीं, सिर्फ क्लास को सुनिए, लेकिन जो हम याद करने बोलेंगे, याद करवाएंगे, उसी को याद करिए। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हल्का सा छोटा करेंगे हम। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या यहां पे बोला गया? देखिए कोलेप्टाइल टिप ऑफ कैनेरी ग्रास। देख रहे यहाँ पर टिप को कहा प्रकाश की तरफ आपको ये क्या गया है? तो क्या देखिए कि ये मुड़ गया। टिप शोइंग कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ ये क्या दिखा रहा है? अपना कर्वेचर को दिखा रहा है। कर्वेचर मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट कर्वेचर को दिखा रहा है।
दिस कर्वेचर्स अकर बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट द टिप। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इसके टिप पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि टिप पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। टिप पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा? ये कर्वेचर्स ऑकर, कर्वेचर दिखा। टिप रिमूव्ड, अगर टिप को हटा दिए, काट देते हैं, सपोज दैट टिप को हम क्या किए? कट कर दिए और लाइट दिए, तो नो कर्वेचर फाउंड, कर्वेचर फाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर टिप पे ही चूंकि ऑक्सीजन पाया जाता है और टिप को ही आप क्या कर रहे हैं? काट के हटा दे रहे हैं, तो आपको कर्वेचर कैसे दिखेगा? नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ध्यान से सुनिएगा एकदम। हालांकि कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये सिर्फ याद ही करना है। इसमें ऑक्सीजन का संश्लेषण अंधेरे में ज्यादा होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम इंपॉर्टेंट बोल दे, जो याद करने बोले उसको जरूर याद करेगा। हम क्या बोले कि ऑक्सीजन का संश्लेषण ज्यादा किसमें होता है? कहिएगा, अंधेरे में होता है। किसमें होता है? अंधेरे में होता है। अब देखिए, एक तरफ कर दीजिए लाइट दीजिए और एक तरफ क्या कर दीजिए? डार्क। ठीक है, डार्क कर दिए, तो जो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि यहां से लाइट मिला, तो चूंकि इसका कर्वेचर क्या हो रहा है? लाइट की तरफ मुड़ जा रहा है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो वेंट साहब को जाता है। वेंट, वेंट ने ओट सीडिंग, ओट सीडिंग पर प्रयोग किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट यहां से, 2 पॉइंट और याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय किसको देते हैं हम लोग? तो देते हैं वेंट साहब को। किसको? वेंट। पूरा नाम याद मत करिए, कभी मत याद करेगा पूरा नाम, सिर्फ और सिर्फ वेंट याद करिए। वेंट किसने किया था? वेंट ने। किस पर किया था? तो ओट सीड पर किया था। किस पर? ओट सीड पर किया था। संश्लेषण कहां होता है? ज्यादा अंधेरे में होता है। सब याद करवा देंगे आज। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका और ही प्रकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। सब याद करना है। अब यहां से हल्का होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। क्या कहेंगे? इंडोल एसिटिक एसिड। याद करिए मेरे साथ, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। कहिए, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा होता है इंडोल ब्यूटाराइक एसिड। देख रहे हैं? ब्यूटराइक एसिड, इंडोल ब्यूटराइक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटराइक एसिड। ये दोनों क्या होता है? तो नेचुरल है। जबकि अगर बात करते हैं 2,4-D, क्या बोले हम? 2,4-D, 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? नाम टफ है, इसको याद करना। अगर ये याद हो गया तो एग्जाम में आपको दिक्कत फिर नहीं होने वाला है। याद करिए, बोलिए मेरे साथ, 2,4-D। बोलिए 2,4-D, 2,4। देखिए 2,4-D, फिर आइएगा 2,4 पे, 2,4 और डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर देखिए 2,4 था, अब 2,4,5 पे आ जाइए। किस पर? 2,4,5 पर। तो 2,4,5-T। फिर आइए 2,4,5, याद करना टफ नहीं है। 2,4 था तो यहां भी 2,4 था, 2,4,5 तो यहां भी 2,4,5 से याद देख लिए टी। टी है क्यों? क्योंकि यहां देखिए टी से शुरू होगा, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहां डी क्यों था? क्योंकि डाई लगा हुआ था, डाई, डाई के लिए डी। ठीक है, हाँ, तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, टी मतलब ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA और IPA। तो NNA का क्या हो गया? देखिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या होता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और एक होता है इंडोल पायरुविक एसिड। तो ये सबको फिर से याद करवा रहे हैं। एक आप ब्रेन से याद करिए, तो सबको बोल बोल के एकदम, क्योंकि आप लोग को बच्चों की तरह याद करवाएंगे एकदम, ताकि याद यहीं पे हो जाए आप लोग को। देखिए ध्यान दीजिएगा,
पहला क्या है, सिंथेटिक याद कर रहे हैं हम लोग, यानी कि मैन मेड, सिंथेटिक जो हम लोग खुद से बनाए हैं। तो 2,4-D, पहले याद करिए 2,4-D, 2,4-D, 2,4-D। फिर लीजिए 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D। अब लेते हैं 2,4,5-T, 2,4,5-T। फिर बोलेगा 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब कहिएगा Na, तो नेप्थलीन, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। फिर आएगा IPA, इंडोल पाइरुविक एसिड। ये सब का सब आप लोग को मुंह जवानी याद होना चाहिए। तो चलिए ये याद करवा दिए। अब आते हैं आगे आपका सबसे पहले इंडोल एसिटिक एसिड पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या है, नेचुरल है। सबसे पहला तो ये याद कर लीजिए कि ये नेचुरल होता है। ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले देखना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां से टॉपिक चेंज हो गया है, यानी कि हम लोग पढ़ना IAA का पूर्वगामी, यानी कि इसके बनने से पहले क्या बनेगा वो हम लोग देखना है। तत्काल ये तो याद कर लीजिए कि IAA क्या है, नेचुरल है। अब देखते हैं कि IIA बनने का पूर्वगामी, पूर्वगामी का मतलब होता है उससे पहले क्या होगा। तो उससे पहले हम लोग को पढ़ना है ट्राइप्टोफेन। ट्राइप्टोफेन का मतलब क्या होता है, एक तरह का क्या है, ये एमिनो एसिड ही है। क्या है, एमिनो एसिड ही है। क्या है, ट्राइप्टोफैन, ट्राइप्टोफैन, बोलिए मेरे साथ, ट्राइप्टोफैन, ट्राइप्टोफैन। ये क्या है, एक तरह का एमिनो एसिड है। इसके संश्लेषण के लिए जेडन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले, ऑक्सीजन को सबसे पहले मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब रटने लायक पॉइंट है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले कहां से प्राप्त किया, तो मानव के मूत्र से। नेचुरल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पोलर होता है। क्या होता है, ध्रुवीय। कहां से कहां तक, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम तक होता है। कहां से, टॉप से बॉटम तक। इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है कहां से कहां तक, टॉप से बॉटम, पोलर होता है। पोलर का मतलब टॉप टू बॉटम। देखिए सिंथेटिक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। तो ये दो चीज याद करिए कि नेचुरल ऑक्सीजन का जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर होता है, जबकि न जो आपका जो सिंथेटिक जो आपका ऑक्सीजन है वह कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। नेचुरल ऑक्सीजन पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, जबकि सिंथेटिक जो आपका ऑक्सीजन है वह नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर के साथ क्या बोलेगा, सो नॉन पोलर ही होता है सिंथेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, ऑक्सीजन के कार्यात्मक प्रभाव क्या है। ऑक्सीजन के कार्यात्मक प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले देखना है सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इनलोंगेशन ऑफ शूट्स। मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्रारोह की दीर्घीकरण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, प्रारोह का मतलब होता है शूट, एक होता है रूट होता है, एक होता है शूट। यानी कि शूट के दीर्घीकरण के लिए, इनलोगेशन के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ऑल्सो प्रमोट द सेल डिवीजन अलोंग विथ साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के साथ कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है। तो ये दो काम तो सबसे पहले याद करिए, सेल इनलोगेस आपको इनलार्जमेंट और सेल डिवीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का दो काम समझ में आ गया। एक काम तो होता है क्या इसका, तो सेल इनलार्जमेंट, मतलब ऑक्सीजन प्रारोह के दीर्घीकरण के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इनलोगेशन ऑफ शूट। और सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन भी काम इसका होता है।
तो ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट सेल डिवीजन अलोंग विद द साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन के साथ मिल करके ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। तीसरा काम इसका क्या होता है? फेमि फेमिनाइजेशन। फेमिनाइजेशन, मादा जननता। ऑक्सिन प्रमोट्स फेमिनेस इन प्लांट। ऑक्सिन मादा पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का तीनों चीज को आपको याद कर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, सबका सब इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? फल मीठे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। किसको? स्टार्च को शर्करा में बदलता है, जिसका फल क्या होता है? मीठा हो जाता है। पांचवा काम, ऑक्सीजन प्रसुप्त अवस्था डोरमेंसी को मेंटेन करता है। डोरमेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है, जिसके कारण अंकुरन नहीं होता है। जैसे आलू में ऑक्सीजन प्रसुप्त प्रसुप्त अवस्था को बना रखता है, जिससे उसकी कलियां अंकुरित नहीं होती है। यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोरमेंस देखिए क्या हो रहा है? डोरमेंसी को बना रखता है, जिससे क्या होता है? अंकुरन नहीं होगा। जैसे कि आलू में ऑक्सीजन होने के कारण इसमें प्रसुप्त अवस्था बना रहता है, जिससे कलियां जो उसकी होती है वो अंकुरित नहीं होती है। ऑक्सीजन मूल निर्माण, यानी कि रूट जो मूल निर्माण या प्रारंभवन को प्रमोट करता है। विशेष तौर से आईबीए और एनएए नामक ऑक्सीजन रूट इनिशिएशन इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं। कौन कौन? आईबीए और एनएए। आईबीए और एनएए याद कर लीजिए। आईबीए और एनएए नामक जो आपका ऑक्सीजन है, वह क्या करता है? विशेष तौर पर जाना जाता है रूट इनिशिएशन के लिए। रूट इनिशिएशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, ठीक है।
वहां पे जाएंगे, थोड़ा देर आप लोग उसको पार कर लीजिएगा, ठीक है। कारण है कि थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था जिसके कारण थोड़ा लेट लगा, ठीक ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। चलिए आगे आते हैं। तो यहां से आप क्या पढ़े, अब यहां से ये पढ़ लिए और यहां से पढ़ना था हम लोग को, ठीक है, 7वां नंबर से। तो 7वां नंबर में क्या है, तो ये आप जान रहे हैं कि आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, सॉरी मैं अभी दिमाग से निकल गया। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल के निर्माण अनिषेक फल कहलाते हैं। याद रखिएगा, अनिषेक फलन के लिए भी क्या है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। अब आता है आपका विगलन। विगलन मतलब आपका एब्सेशन, मतलब असमय या समय के पहले पत्ती, फल, कलिका आदि का गिर जाना कहलाता है विगलन। तो ये विगलन को रोकता है कौन, ऑक्सीजन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। चलिए एक आपका आता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस एक आता है आपका, तो इसमें याद करिएगा कि एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्ष प्रमुखता, चूंकि टिप पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है जो ऑक्सिलरी बर्ड्स यानी कि कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को रोकता है एवं केवल शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी कि अगर जैसे ये है तो इसके यहां पर अगर टिप पर, तो इसके आइड्स मतलब कि साइड साइड से जो कली निकलेगा उसको रोकता है, ये इसको सीधा वृद्धि करने में क्या करता है, मदद करता है। याद रखिएगा, यदि पादप के शीर्ष से शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए, तो अर्थात एपिकल डोमिनेंस को हटा दिया जाए, तो कक्षस्थ कलिका वृद्धि करेगी जो साइड साइड से निकलता है। चलिए वीड किलिंग, अब आता है वीड किलिंग के बारे में, ठीक है। याद रखिए वीड किलिंग यानी कि खरपतवार को नष्ट करना भी काम किसका होता है, तो आपका इस आपको ऑक्सीजन का ही होता है। 2,4-D याद आ रहा है, 2,4-D जो याद करवाए थे हम, आप लोग मन में एक बार सबका नाम बोलेगा 2,4-D का। तो 2,4-D नामक कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग कर खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या चीज, खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, टिप पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए टिप पर प्रकाश डालने से टिप का कर्वेचर क्या होता है, प्रकाश की तरफ देखा जा सकता है। तो यानी कि ये सब तो शुरू में पढ़ा चुके थे हम ऑक्सीजन के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट, जियोट्रोपिज्म। अब जियोट्रोपिज्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट गुरुत्व की ओर ऊपर से नीचे की ओर होता है। चूंकि ऑक्सीजन कहां होता है, टिप पे होता है, तो टिप से कहां आएगा, नीचे की ओर उसका मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, यानी कि एक ही समय पर पाइनएप्पल के पुष्पन को प्रेरित करना, एक ही समय पर पाइनएप्पल में पुष्पन को क्या करना, प्रेरित करना, एक ही समय में क्या करना, पाइनएप्पल में पुष्पन को प्रेरित करना, काम किसका होता है, ऑक्सीजन का ही होता है। तो ऑक्सीजन यहां पे आपका समाप्त होता है। अब आता है नया जिब्रेलिन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप ऑक्सीजन आप लोग को याद हम करवा दिए होंगे और काफी अच्छे तरीके से आपको हम याद करवाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइंड को कंट्रोल करके रखिए, कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखिए, ठीक है, सब याद होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन के बारे में, देखिए ये क्या है आपका ट्रेपेंस है। ट्रेपेंस का मतलब समझते क्या होता है, रासायनिक दृष्टि से क्या होता है ट्रेपेंस। ट्रेपेंस का मतलब होता है नेचर कैसा, एसिडिक। खोज, धान के खेतों में जापान के किसानों ने देखा कि कुछ पादप बहुत अधिक लंबे, पतले व पीले थे। जापान के किसानों ने क्या देखा, धान के खेत में कि कुछ पादप कैसे थे, काफी लंबे थे, पतले थे और कैसे थे, पीले कलर के थे। इनके पर्व बहुत अधिक लंबे थे। इन किसानों ने इसे एक रोग माना। क्या माना, एक रोग माना, और इसे क्या कहा, बैकेन
क्या कहा? बैकन रोग कहा। क्या कहा था इसको? बैकन रोग कहा। इसे मूर्ख नवोद्भिद रोग, फुलिश सीडिंग डिजीज, ये याद रखेगा, फुलिश सीडिंग डिजीज भी कहते हैं। किसको? फुलिंग सीडिंग डिजीज भी कहते हैं, जो जापान के लोगों ने नाम दिया था बैकेंस रोग। बैकन, और इसी बैकन को क्या कहते हैं हम लोग? फुलिश सीडिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिजीज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप, बस थोड़ा सा। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को आप। चलिए, देखिए, हाँ, एक पॉइंट छूट गया था जहां से आपको पढ़ना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, जिसका नाम क्या चाहिए था आपका? तो खुद हम बुकड़ के लिख दिए, पता नहीं चला। देखिए, अब इसको देखना पड़ेगा हमको। क्यूरुसावा, याद कर लीजिए, क्यूरुसावा से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा मार दीजिएगा, क्यूरुसावा। अब लिख दिए तो लिख दिए, ठीक है। क्यूरुसावा ने इस रोग का कारण एक कवक को माना था। किसको? फंगी को माना था। किसको? फंगी को माना था। इस कवक का नाम क्या था? जिब्रेला था। इसी के नाम पे जिब्रेले नाम पड़ा है। ठीक है, क्या था? जिब्रेला था। क्या था? जिब्रेला फ्यूजी फ्यूजी रोरी, फ्यूजी रोरी, जिब्रेला फ्यूजी रोरी था। जिब्रेला फ्यूजी रोरी था। क्या था? जिब्रेला फ्यूजी रोरी था, जिसे फ्यूजर देखिए, फ्यूजारियम, फ्यूजारियम आपका मोनाली फ्रेम भी कहते हैं। काफी हार्ड नाम है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर जाइए एकदम। क्या कहते हैं इस कवक को? क्या कहते हैं हम? जिब्रेला फ्यूजी रोनी कहते हैं। और इसे और क्या कहते हैं? तो फ्यूजारियम, फ्यूजारियम मेनालीफेरम, है ना, भी कहते हैं। ये कवक जो था, ये कवक किस वर्ग से है? तो आप कहिएगा कि ये जो आपको कवक था, एस्को माइसाइट्स, एस्को माइसाइट्स किससे था? एस्को माइसाइट्स वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से है? तो एस्को माइसाइट्स वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? तो एस्को माइसाइट्स वर्ग से संबंधित है। चलिए, आगे किया जाए, बढ़ा जाए, देखा जाए क्या है क्या नहीं है। चलिए, अब आता है आगे, ध्यान दीजिएगा, सब याद करना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। या बूटा, वह जो आपका सुमुकी, दो साइंटिस्ट थे, याबुका और सुमुकी, ने इस कवक को जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड को खोजा। ठीक है, इस कवक से क्या आपको खोजा? तो इस कवक से जिब्रेलिन को, या फिर जिब्रेलिन ना बोल के आप कहिए जिब्रेलिक एसिड को खोजा। इसकी संरचना रिंग की तरह होती है। कैसी होती है? रिंग की तरह होती है। जिब्रेलिन का पूर्वगामी क्या होता है? तो क्यूरेन है। क्या है? क्यूरेन है। क्या है? क्यूरेन है। याद करें मेरे साथ कि जिब्रेलिन का पूर्वगामी क्या है? क्यूरेन है। एवं क्यूरेन का पूर्वगामी क्या होता है? एसिटाइल को एंजाइम ए है। याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछेगा आपसे कि जिब्रेलिन का पूर्वगामी क्या होता है? तो क्यूरेन होता है। क्यूरेन का पूर्वगामी क्या होता है? तो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है। चलिए, ध्यान दीजिए। अब
देखिए, जिब्रेलिन भ्रूण, तरुण पत्ती आदि में मिलता है। कहां मिलता है? ये भ्रूण में मिलता है, तरुण पत्तियों में मिलता है। जिब्रेलिन का परिवहन नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। अभी तक लगभग 100 जिब्रेलिन्स को खोजा जा चुका है। कितने? 100 जिब्रेलिन्स को खोजा जा चुका है, जिन्हें GA1, GA2, GA3 डैश डैश के नाम से कहा गया। इन सब में सबसे सामान्य क्या है? जिब्रेलिन GA3 है। कौन है? जिब्रेलिन GA3। अभी तक 100 को खोजा गया है जिब्रेलिन को, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, GA1, GA2 से लेकर के 100 तक गया है। सबसे कॉमन क्या है? तो GA3 है। एग्जाम में पूछेगा, मुंह जबानी इसका आंसर दीजिएगा तुम। जिब्रेलिन के कार्यात्मक प्रभाव क्या है, अब इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर का नहीं बोलते फेवरेट टॉपिक, वही है ये। तो सबसे पहला क्या काम है? पर्वों का दीर्घीकरण, यानी कि इनलोगेशन ऑफ इंटरनोड्स। इनलोगेशन ऑफ इंटरनोड्स पहला काम है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? तो क्या है कि जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से पर्व यानी कि इंटरनोड्स की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। किसका? इंटरनोड्स की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। याद रखिए, जिसे क्या कहते हैं? बोल्टिंग। तो आपसे पूछेगा कि जिब्रेलिन के द्वारा इंटरनोड्स की लंबाई को बढ़ाया जाना क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा कि बोल्टिंग कहलाता है। विशेष तौर से जो आपका रोसेल्ट पादप, रोसेल्ट नहीं बोलेंगे, रोसेट पादप, जिसमें पर्व अत्यधिक छोटे होते हैं एवं एक ही स्थान पर पत्तियों का झुरमुट पाया जाता है। मतलब एक ही स्थान पर क्या हो ना, गुच्छा बोल सकते हैं आप। ऐसे पर्वों की लंबाई को जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से लंबा किया जा सकता है। तो आप सब याद करेगा एक ही वर्ड, ठीक है, जो है कि आपका पर्वों की दीर्घीकरण यानी कि इनलोगेशन ऑफ इंटरनोड्स, इसका काम होता है। दूसरा, आनुवांशिक रूप से बौने पौधों की लंबाई को जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से लंबा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा, दीर्घकाली पादपों के पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी कि प्रमोट फ्लावरिंग इन द LDP, यानी कि जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से हम शॉर्ट डे कंडीशन SDC, शॉर्ट डे कंडीशन में भी दीर्घकाली पादपों के पुष्पन को प्रेरित करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा रीड करवाते आपको हम, नहीं तो कहिए कि सर पार कर दिए। आपको सिर्फ याद इसको करना है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो दीर्घकालिक पादपों में पुष्पन को क्या करना? प्रेरित करना, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट में क्या करना? फ्लावरिंग को प्रमोट करना। खत्म, ज्यादा याद मत करिए, नहीं तो एग्जाम में भूल जाएगा फिर। हालांकि भूलने देंगे नहीं हम। चौथा काम, प्रकाश संवेदी बीजों में अंकुरन, यानी कि जर्मिनेशन इन लाइट सेंसिटिव सीड्स। मतलब क्या है? एक तो आपको इसको पर तो याद कर जाना है, ठीक है, इस वर्ड को ही, कि प्रकाश संवेदी बीजों में अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड्स। तंबाकू हो गया, सलाद आदि पादपों के बीजों के अंकुरन के लिए प्रकाश अनिवार्य होता है। क्या होता है? प्रकाश अनिवार्य होता है। लेकिन हम जिब्रेलिन को अप्लाई करके इन बीजों को अंधेरे में भी क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट कर सकते हैं। यानी कि लाइट सेंसिटिव जो होता है, यानी कि जिन बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन बीजों को भी हम क्या कर सकते हैं? जिब्रेलिन की सहायता से अंधेरे में भी क्या कर सकते हैं? उनका अंकुरन कर सकते हैं। क्या करते हैं? उनका अंकुरन कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे। अब आता है अल्फा अमाइलेज का संश्लेषण। यह भी याद कर लीजिए कि सबका सब याद आपको यही करना है, एप्लीकेशंस को ही, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इसको हम पूरा कंप्लीट किए हैं। अल्फा एमाइलेज का संश्लेषण, यानी कि जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से बीजों में अल्फा अमाइलेज का संश्लेषण होता है, जो कि बीजों के अंकुरन को क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज क्या करता है? अंकुरन को प्रेरित करता है, क्योंकि यह एंजाइम जो होता है बीजों में
संग्रहित भोज्य पदार्थ को तोड़ देता है। अब ये संग्रहित भोज्य पदार्थ को तोड़ देगा तो ये क्या होगा, सुसुप्त अवस्था इसका टूट जाएगा और ये अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। छठा क्या है, शीत उपचार का प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। कई सारे द्विवर्षीय पादपों में पुष्पन व फलन के लिए शीत ऋतु क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन शीत ऋतु के कम तापमान को पाकर ये पादप पुष्पन करते हैं, वह फलन करते हैं। आगे आते हैं, इसके बारे में और चर्चा करें हम, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार है ये। यदि ऐसे पादपों पर जिब्रेलिन को अप्लाई कर दिया जाए तो पादपों को पुष्पन के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शीत ऋतु के पहले ही एक ही ऋतु में कायिक व आपको जननिक दोनों प्रकार की वृद्धि कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। ये टफ है ही नहीं, सिर्फ सुन करके याद कर सकते हैं आप सभी का काम को। एक होता है आपका अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिन के समान ही जिब्रेलिन भी क्या करता है, अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। क्लियर है, जिब्रेलिन ऑक्सिन से भी अच्छे तरह से अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। काफी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आया कि अनिषेक फलन को प्रेरित कौन करता है और ऑप्शन में आपका ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है, अगर ऑप्शन में बोथ रहा तो बोथ मारेगा, नहीं रहा तो जिब्रेलिन को मारेगा। क्यों? क्योंकि जिब्रेलिन ऑक्सिन से भी बेस्ट आपका क्या है, प्रमोटर है ये, ठीक है, अनिषेक फलन का। नेक्स्ट, प्रसुप्तता अवस्था, डोरमेंसी। देखिए जिब्रेलिन जो होता है प्रसुप्तता अवस्था डोरमेंसी को तोड़ता है, वह अंकुरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आइए साइटोकाइनिन में, अब ध्यान दीजिएगा। साइटोकाइनिन, इसे सर्वप्रथम मिलर और अस्कुग ने क्या कहा था, हेयरिंग स्पर्म डीएनए, क्या कहा था, हेयरिंग स्पर्म डीएनए से पृथक किया था। एवं काइनेटिन नामक इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था, काइनेटिन नाम दिया था। याद रखिएगा कि साइटोकाइनिन को मिलर और अस्कुग ने हेयरिंग स्पर्म डीएनए से अलग किया था और काइनेटिन नाम दिया था, ठीक है। लेकिन फिर आते हैं लेथम साहब आते हैं और लेथम साहब इसे साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन। तो जो साइंटिस्ट वाला वर्ड है उसको जो याद रखिएगा, पहला कि मिलर और अस्कुग ने हेयरिंग स्पर्म एड्स जो आपका डीएनए से इसको अलग किया और क्या नाम दिया था, काइनेटिन नाम दिया था। फिर आते हैं लेथम साहब आते हैं और इसका नाम साइटोकाइनिन देते हैं। लेथम ने मक्के से प्राकृतिक साइटोकाइनिन जेटिन को खोजा था। किसको, साइटोकाइनिन को, और आपको जेटिन को खोजा था। किसको, जेटिन को खोजा था। किसको, जेटिन को खोजा था। जेटिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नेचुरल साइटोकाइनिन है। तो जेटिन भी क्या है, तो एक तरह का साइटोकाइनिन है और प्राकृतिक में सबसे ज्यादा यानी कि नेचुरल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नेचुरल क्या है, तो आपको साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिन को आपको रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, तो 6 आपको फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन कहते हैं। क्या नाम भी है इसका, फुरफुराइल अमीनो एसिड, फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन। क्या कहते हैं, फुरफुराइल। अब भूल पाइएगा इसको कि काइनेटिन को क्या कहते हैं, तो काइनेटिन को फुरफुराइल 6 फुरफुराइल अमीनो प्यूरिन। याद कर लिए होंगे, फुरफुराइल। अपने दोस्तों कहिएगा फुरफुराइल याद किया, आज हम लोग क्या याद किया, फुरफुराइल। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा तो सीरियस सब हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर कहिएगा आप लोग सर मजाक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, साइटोकाइनिन के पूर्वगामी पदार्थ क्या है, अमीनो प्यूरिन है। क्या है, अमीनो प्यूरिन है। सबका पूर्वगामी याद कर लीजिए, साइटोकाइनिन एडेनिन के व्युत्पन्न है। क्या है, एडेनिन के व्युत्पन्न है। साइटोकाइनिन क्या होता है, एडेनिन का क्या है, व्युत्पन्न है। जैसे आइसोपेंटानाइल एडेनिन, आइसोपेंटानाइल एडेनिन पादपों में पाया जाता है।
जैसे कि आइसो पेंटानाइल एडेनिन। देखिए आर्टिफिशियल जो होता है साइटोकाइनिन कौन कौन सा है, तो एक होता है बेंजाइल एडेनिन और एक होता है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन। तो याद करिए, एक होता है बेंजाइल एडेनिन और एक होता है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन। क्या होता है? इथॉक्सी इथाइल एडेनिन। एक होता है बेंजाइल एडेनिन और एक होता है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन। क्या होता है? एक है बेंजाइल एडेनिन और एक होता है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन होता है। याद करिए मेरे साथ, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन के बारे में बताइए, तो बेंजाइल एडेनिन होता है और एक आपका इथॉक्सी इथाइल एडेनिन होता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए कुछ दम ही नहीं इस सब टॉपिक में। चलिए कोकोनट मिल्क भी, कोकोनट मिल्क भी एक बेहतरीन क्या है? साइटोकाइनिन है। नारियल का जो पानी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। प्लांट में साइटोकाइनिन रूट के टिप पर, बर्ड्स में पर्वों पर यानी कि इंटरनोड्स पर पाया जाता है। किस पर? इंटरनोड्स पे भी। इसका जो ट्रांसपोर्ट पोलर होता है, अर्थात इसका परिवहन रूट से शूट की तरफ होता है। ऑक्सीजन टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। नेक्स्ट समझेगा, साइटोकाइनिन के कार्यात्मक प्रभाव कुछ याद नहीं करना इसमें, तो सिर्फ टॉपिक पर टॉपिक रखते चलिए। अब सबसे पहला काम क्या है कि इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। पहला पॉइंट, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। टिश्यू कल्चर जो एक्सपेरिमेंट्स में ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन को भी डाला जाता है। किसको? साइटोकाइनिन को भी। अब आता मोर्फोजेनेसिस, इसका ही काम होता है, यानी कि लो साइटोकाइनेट्स हाई ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे अगर हम, लो साइटोकाइनेट्स और हाई ऑक्सीजन, तो क्या होगा? मूल तंत्र को प्रेरित करता है। किसको? मूल तंत्र को प्रेरित करता है। ठीक है, हाई साइटोकाइनेट्स और आपका लो ऑक्सीजन प्रारोह तंत्र को प्रेरित करता है। तो ये पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा कि लो साइटोकाइनिन और आपका हाई ऑक्सीजन क्या करता है? तो मूल तंत्र को प्रेरित करता है। जबकि अगर हाई साइटोकाइनिन रहे और लो ऑक्सीजन रहे, तो ये प्रारोह तंत्र को क्या करता है? प्रेरित करता है। किसको? प्रारोह तंत्र को प्रेरित करता है। चलिए आगे आते हैं इसमें हम लोग। अब ये भी वही है, साइटोकाइनिन डोरमेंसी यानी कि प्रसुप्तता अवस्था को तोड़ता है ना। रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट, या इसका मतलब क्या है? तो साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से पादपों में जीर्णता यानी कि सेंसेशंस को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? डिले ऑफ सेने, आपको सेनेस्केंस कहते हैं। सेनेस्केंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि पर्णता में देरी, पर्णता में देरी, इसे क्या बोलते हैं? रिचमॉन्ड्स लॉन्ग इफेक्ट कहते हैं। इस वजह से क्या होता है? एंटी एजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं? इसे हम एंटी एजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि एंटी एजिंग हार्मोन्स किसको कहते हैं? तो साइटोकाइनिन को ही कहते हैं। किसको? साइटोकाइनिन को ही कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका साइटोकाइन, देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, और एसडीपी यानी कि लघु दिवसीय शॉर्ट डे प्लांट में लॉन्ग डे कंडीशन में भी पुष्पन को प्रेरित कर सकता है। ये सब तो याद करना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। एक होता है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोरमेंस, शीर्ष प्रमुखता का विरोध। शीर्ष पर जब तक ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर जब तक ऑक्सीजन है वह शीर्ष प्रमुखता को दर्शाता है। वह कक्षस्थ कलिका की वृद्धि नहीं होने देगा। पर यदि हम पादप पर साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन कर दे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कक्षस्थ कलिका की वृद्धि हो जाएगी। अब आता है एटलीस्ट आपका एक बचता है इथाइलिन, ठीक है, जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। एक अब बचा एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, बस
एप्लीकेशन खाली इसके याद करना और कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए, इथाइलिन। चलिए इथाइलिन के बारे में पढ़ते हैं। इथाइलिन, इसके कुछ रोल ग्रोथ प्रमोटिंग व कुछ रोल क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग होते हैं। पहला ये पॉइंट है। दूसरा, कॉजिन ने इसे पीजीआर कहा। क्या कहा था, पीजीआर कहा। बर्ग ने इसे क्या कहा था, गैसियस हार्मोन्स कहा था। क्या कहा था, गैसियस हार्मोन्स कहा था। तीसरा, बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन अकर्स बाय द मिथायोनिन एमिनो एसिड, यानी कि इथाइलिन का जैव संश्लेषण जो होता है वो किससे होता है, मिथायोनिन, मिथायोनिन एसिटिक सॉरी मिथाइलिन अमीनो एसिड, मिथायोनिन, मिथायोनिन एसिटिक एसिड, ये भी याद करिए, मिथायोनिन एसिटिक एसिड से संश्लेषण होता है, जैव संश्लेषण इसका। कॉमर्शियल जो होता है, देखिएगा, कॉमर्शियल इथाइलिन को क्या कहते हैं, इथेफोन, इथेफोन यानी कि 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड, 2 क्लोरो इथाइलिन फॉस्फोरिक एसिड, 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग कहां होता है, तो फलों को पकाने में। क्वेश्चन कई बार आता है कि फलों को पकाने के लिए नेचुरल रूप से किसका यूज करते हैं, तो हम लोग इथाइलिन का यूज करते हैं। किसका, इथाइलिन का यूज करते हैं। यह टोमेटो व एप्पल में फलों को पकाने तेजी करता है। किसमें, टमाटर में, एप्पल्स में, ये समय क्या करता है, फलों को पकाने के लिए तेजी लाता है। अब आता है इथाइलिन के कार्यात्मक प्रभाव क्या होते हैं। पहला प्रभाव, इथाइलिन बीज व कलिका। ध्यान दीजिएगा कि इथाइलिन जो होता है बीज व कलिका की प्रसुप्तता अवस्था को तोड़ता है। इट प्रमोट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, यह आलू में कलिका के अंकुरन को प्रेरित करता है। क्या करता है, जो कलिका का जो, जैसे आलू है ये, तो आलू में जो कलिका होता है इसके अंकुरन को क्या करता है, यह प्रेरित करता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स आपको सेनेस सेनेसेंस यानी कि पादपों में जीर्णता को प्रेरित करता है। किसको, जीर्णता को, जीर्णता को प्रेरित करता है। किसको, जीर्णता को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, इथाइलिन प्रमोट्स, इथाइलिन प्रमोट्स किसको किसको, अब ध्यान दीजिएगा। पहला, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान देना है। हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ स्टेम, तने की क्षैतिज वृद्धि को प्रेरित तने की क्षैतिज वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्षैतिज मतलब ऐसे, अक्ष की अरीय स्वेलिंग यानी कि रेडियल स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ हुक्स इन द डाइकोट सीडिंग, यानी कि डाइकोट नवोद्भिद में हुक्स का निर्माण करना। किसका, हुक्स का निर्माण करना। पांचवा काम क्या है इसका, अगर बात करते हैं इसका पांचवा काम का, तो पांचवा जो काम है इसका, यह ककंबर खीरा ककड़ी में मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यह वाला पॉइंट, यह क्या करता है, ककंबर यानी कि खीरा और ककड़ी जो ये सब होता है में मादा पुष्प का निर्माण, मादा पुष्पों के निर्माण को क्या करता है, यह प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के समान इथाइलिन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावर इनिशिएशन व यूनिफॉर्म फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। क्या चीज को, फ्लावर इनिशिएशन को करता है, फ्लावर इनिशिएशन को आपको प्रेरित करता है।
साथ ही यूनिफॉर्म फ्लावरिंग को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। मैंगो में भी क्या करता है, यानी कि आम में भी क्या करता है, फ्लावरिंग को यह प्रमोट करता है। फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स राइपेनिंग, यानी कि यह देखिए इथाइलिन का सबसे बड़ा गुणधर्म है, फलों को पकाना। क्या करना, फलों को पकाना, यह सबसे बड़ा काम इसका यही होता है। फलों को पकने के वक्त इथाइलिन रिलीज होता है, जिससे पादपों में श्वसन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब भी पादपों में क्या होगा कि इथाइलिन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, तो क्या होता है कि उसका जो रिस्पायरेशन जो रेट होता है पादप का, वो अधिक हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्या, रिस्पायरेशन रेट। और यही श्वसन दर के पादपों के बढ़ने को श्वसन क्लीमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन क्लीमेट्रिक के नाम से जानते हैं, श्वसन क्लीमेट्रिक। देखिए डीप वाटर राइस प्लांट में पर्वों की लंबाई व पर्णवृत्त की लंबाई को इथाइलिन क्या करता है, बढ़ाता है। इथाइलिन के कारण पादप की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, वह चौड़ाई में क्या होती, वृद्धि होती है। इथाइलिन के कारण क्या होता है, हम क्या बोले कि इथाइलिन के कारण क्या होगा कि पादपों की लंबाई रुक जाती है और पादपों की चौड़ाई बढ़ जाती है। याद रखिएगा, इथाइलिन रूट ग्रोथ, मूल वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। मूल रोमों में, मूल रोमों के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। पार्श्व मूल के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इसको याद करना है कि इथाइलिन क्या करेगा, रूट ग्रोथ यानी कि मूल वृद्धि, जड़ की वृद्धि। दूसरा, जो जड़ में जो आपका रोमा टाइप का होता है उसका वृद्धि। तीसरा क्या करेगा, पार्श्व यानी कि लेटरल रूट्स के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट, इथाइलिन की अधिक सांद्रता में पुष्पीय कली का खुलना रुक जाता है, इसे निंद्रा रोग कहते हैं। यानी कि पादपों का जो निंद्रा रोग होता है इथाइलिन के कारण होता है। अब आता है एपिनेस्टी, यानी कि ऊपर मूवमेंट, एपिनेस्टी। और इथाइलिन कैसा होता है, नॉन पोलर मूवमेंट होता है इसका, यानी कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है इसका भी। यदि पत्ती के ऊपरी सतह को इथाइलिन की उच्च सांद्रता कर दी जाए, पत्ती का जो ऊपरी सतह होता है अगर उसको क्या कर दे, उच्च सांद्रता कर दे, तो पत्ती नीचे की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, एपिनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपिनेस्टी के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे अगुरुत्वीय अनुवर्तन, यानी कि इथाइलिन के कारण ऑक्सीजन का ऊपर से नीचे की तरफ आना रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं, एजोट्रोपिज्म कहते हैं। इस प्रकार इथाइलिन एक प्रमुख प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। पीजीआर, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। चलिए अब आता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। एडिकोट व ओकुमा ने कोटन से अवशेषण 1 और 2 प्राप्त किया। देखिए वारिंग ने क्या किया था, बेटुला की पत्तियों से डोरमिन को खोजा। किसको, डोरमिन को खोजा था। किसने, वारिंग और बेटुला ने खोजा था। एब्सेशन 1 और 2 प्लस डोरमिन को मिला दे तो बनता है एबीए। ये इंपॉर्टेंट है, एबीए के बारे में पढ़िए। तो ये क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि ग्रोथ संबंधक हार्मोन्स होता है ये। आपको सिंथेसाइज्ड फॉर्म किसका, तो आपका अगर कहिएगा ध्यान दीजिए,
क्या बोले हम, सिंथेसाइज्ड फॉर्म किसका, आपका तो मेवालोनिक आपका पाथवे, सिंथेसाइज्ड फॉर्म इसका क्या होता है, तो मेवालोनिक पाथवे होता है। ए का ट्रांसपोर्ट भी कैसा होता है, नॉन पोलर ही होता है, अध्रुवीय होता है। नेचुरली कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। देखिए फिजियोलॉजिकल रोल को ए यानी कि ए के कार्यात्मक प्रभाव क्या है, पहला देखिए। अब सभी का कार्यात्मक प्रभाव एक बार देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा, क्वेश्चन वहीं से आना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला बीज अंकुरन को रोकता है, बीज अंकुरन को रोकता है, ठीक है। विश्राम अवस्था को प्रेरित करता है, विगलन को प्रेरित करता है, पादपों में पानी की कमी होने पर स्रावित होता है, रंध्रों को बंद कर देता है, इस प्रकार पादपों को शुष्कता से बचाता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है, वाष्प उत्सर्जन प्रतिरोधी होता है। यह क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन प्रतिरोधी है की तरह कार्य करता है। उसके बाद इट इज कॉल्ड एज एंटी जिब्रेलिक हार्मोन्स, अर्थात जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। जैसे ए अल्फा अमाइलेज के संश्लेषण को रोकता है जबकि वो बढ़ाता था। ए अनुलेखन व अनुवाद को रोकता है, अनुलेखन व अनुवाद को रोकता है। अनुलेखन और अनुवाद आप लोग उसको डाउट हमसे पूछे थे, जो आप लोग को क्लियर हम कर दिए थे कि अनुलेखन क्या होता है और अनुवाद क्या होता है। ए एटीपी के निर्माण को भी रोक देता है। ए जो होता है एटीपी के निर्माण को भी रोकता है प्लांट्स में। तो ये रहा आपका प्लांट हार्मोन्स का पूरा क्लास, जो एक ही क्लास में आपको फिनिश हो चुका है। अब आप लोग को इस चैप्टर में एक क्लास और मिलेगा, इसका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। उसका हम शुरू करेंगे एंजियोस्पर्म, नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।